हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इसमें काफ़ी इवेंट्स भी रहे, जैसे कि फेड इंटरेस्ट रेट का कट होना, उसके बाद में जापान का जो इंटरेस्ट रेट का हाइक, उसका जो डर था, वो दोनों इवेंट्स इस वीक में थे। और ये इवेंट्स अगर कहीं गलत हुए होते या फिर मतलब इंटरेस्ट रेट जो फेड के इंटरेस्ट रेट जो अभी कट किए 50 बीपीएस से, वो अगर नहीं हुए होते तो बहुत बड़ा क्रैश की संभावना थी। उसी के साथ में जो जापान ने अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया होता या बढ़ाया होता तो उसमें भी बहुत बड़े फॉल में मार्केट की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ये जो दोनों इवेंट थे जिसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी, कुछ फियर भी हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है, लेकिन दोनों इवेंट टर्न ऑन कैसे हुए तो बहुत काफ़ी पॉजिटिव हुए। जापान में इंटरेस्ट रेट ने उन्होंने बढ़ाया नहीं, और यहाँ पे जो यूएस थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटाया 50 बीपीएस से, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव थे। और उसी का एक रीजन था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर देखे जाए तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। ऐसे इवेंट्स मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मतलब कोई भी अगर होता, ट्रेडर होता या फिर इन्वेस्टर होता, तो उसको पता नहीं होगा कि यूएस की गवर्नमेंट क्या करने वाली है या फिर जापान की गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। तो ऐसे इसमें एक बहुत कन्फ्यूजन होता है, और इसमें आपको कैपिटल सेव करना या फिर उसमें आपके स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके स्टॉप लॉसेस मेंटेन नहीं होंगे तो बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं उसमें। और एक अगर देखा जाए तो फ्राइडे को करीबन 14,000 करोड़ की बाइंग एफआई ने की है। ये काफ़ी ह्यूज बाइंग हो गई, और उसी की वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बड़ी रैली दिखाई दी। लेकिन उसी के साथ में अगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1:30 बजे के नज़दीक कुछ बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और करीबन 5 प्रीमियम, जो 5 प्रीमियम था, 10 प्रीमियम था, वो करीबन 200, 250, 300 तक पहुंच गया था, क्योंकि करीबन 1000 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में हमें दिखाई दिया, जो काफी ह्यूज था। काफी लोगों को ये लग रहा था कि कुछ बड़ी न्यूज आ गई होगी या फिर कुछ हुआ होगा, उसके कारण इतना बड़ा फॉल हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली क्या होता है कि जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट्स होते तो कभी भी अगर किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने या फिर बिग प्लेयर ने अगर ये डिसाइड किया कि उनके पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है या फिर कुछ हद तक उनकी पोजीशन कम करनी है, तो उसकी वजह से भी कुछ हद तक डाउनवर्ड्स फॉल आ सकता है या फिर बड़ी स्पाइक भी आ सकती है। और वो चीज़ें हमारे कंट्रोल भी नहीं होती अभी, क्योंकि काफ़ी लोग अगर देखा जाए तो बहुत बड़े एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद यहाँ पे ये हुआ होगा, वहाँ पे वो हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं, एफआईज हो गए या फिर डीआईज हो गए, तो उसमें से किसी ने भी अगर ये डिसाइड किया है कि हमें पोजीशन हल्के करने, तो वो रैली कर सकती है या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट को टर्न ऑन कर सकते हैं, फॉल आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार उसमें वो फॉल आने के बावजूद भी जो मार्केट्स थे तो वो बहुत काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए। और ऐसे मार्केट यही डिनोट करते हैं कि काफ़ी स्ट्रेंथ मार्केट में दिखाई दे रही है। और जो फियर थे अभी, कुछ बहुत बड़े जो फियर थे, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ अभी फिलहाल नहीं आने वाली है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का था या फिर जापान येन का था। जैसे येन का जो एक फियर था कि पिछली बार जब इंटरेस्ट रेट जापान ने बढ़ाए थे तो बहुत बड़े फॉल हमें ग्लोबली दिखाई दिए थे, मतलब यूएस मार्केट्स में भी, इंडियन मार्केट्स में भी। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट कम थे और उसके कारण काफ़ी लोग वहाँ से पैसे बोरो करते और फिर उसको अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स आते हैं। और फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना नहीं होता है या फिर इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो उसके कारण आप यहाँ पे अगर पैसे मिलते तो आपके हो जाते हैं, तो उसके कारण। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया तो फिर यहाँ पे भी उनको पैसे देने लग रहे थे, जिन्होंने मतलब जापान से पैसे उठाए थे, तो उनको वहाँ पे पैसे देने पड़ रहे थे, जो कि अभी तक कभी वैसी सिचुएशन नहीं आई थी। और फिर उसमें क्या होता है कि लोग उनके पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते, क्योंकि डर एक आ जाता है कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वो भी अभी डर खत्म हो चुका है, और ऐसा बड़ा इवेंट अभी फिलहाल नहीं है। अभी जो नेक्स्ट जो इवेंट रहेगा वो 7 नवंबर को रहने वाला है, जो कि अगली मीटिंग रहेगी फेड की। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो टाइम रहेगा ये ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल चीज़ों का नहीं रहेगा, मतलब कुछ बाहर से कुछ न्यूज़ या फिर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि आने वाला टाइम में कौन से लेवल्स रहेगी जिन पर हमारा ध्यान देना चाहिए और जो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमने जो लेवल्स दिए थे वो कितने एग्जैक्टली उसने काम किया है। पिछले वीक में हमने जो लेवल दी थी कि 25,850 तक निफ्टी जा सकती है, और एग्जैक्टली निफ्टी ने उसको हाई बनाया, एग्जैक्टली उसको टच किया है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने एग्जैक्टली ये लेवल बताई होगी और इतने सटीकता से उसने काम किया होगा। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रही है, और अगर 25,850 मतलब यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर रहती है तो मुझे लगता है कि इस वीक में वो 26,164 या फिर 26,150
यहाँ तक जा सकती है, तो अगर इसके ऊपर अगर निकलती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट ये लेवल रहेगी जो कि 26,150, ये मेरा टारगेट रहेगा। और निफ्टी अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर आती है और अगर 25,500 यहाँ पर अगर मिलती है, मतलब जो कि 25,500, तो यहाँ पर भी मैं एक बाय ट्रेड लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक आ सकती है और वहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है, तो वहाँ पे मेरा बाय ट्रेड रहेगा। मेरा जो फर्स्ट टारगेट उस सिचुएशन में कि अगर 25,500 अगर नीचे अगर निकलती है तो उसमें मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और जो कि 25,850 रहेगा, और सेकंड टारगेट मेरा 26,150, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड मुझे अभी नहीं लगता कि ये राइट चांस है शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। मैं शॉर्ट तभी करूँगा अगर 25,330 ये साइड अगर ब्रेक होती है, मतलब ये जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम उसने बिताया था और उसके बाद फ्राइडे के कैंडल में उसने उसको ब्रेक किया है। तो वही सिचुएशन है कि इसमें अगर शॉर्ट ट्रेड अगर लेना है तो 25,330 ब्रेक होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होती है, जो कि 500 पॉइंट्स यहाँ से डाउनवर्ड साइड में अगर वो ब्रेक होती तो ही उसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, नहीं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट ट्रेड बनना चाहिए। लेकिन 25,330 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,100 ये मेरा टारगेट रहेगा। तो निफ्टी में मुझे लगता है कि ये मेरे लेवल्स रहेंगे। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है, जो कि अभी तक नहीं थी। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो उसके ऑल टाइम हाई की हमेशा नीचे थी। लेकिन अभी कुछ दिनों में जो उसने रैली दिखाई दी है वो काफ़ी ह्यूज दिखाई दी है। और बैंक निफ्टी में जो मेरी व्यू रहेगी वो ये रहेगी कि 54,000 के ऊपर अगर निकलती है तो 54,700 तक ये मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर ऑप्शन डेटा अगर देखा जाए तो ये डिनोट कर रहा है कि 54,000 के ऊपर 54,700 तक पहुँच सकती है। और इसमें अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर मुझे मिलती है कि 53,400 पर अगर मिलती है तो वहाँ पे ही मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा। मतलब अगर डाउनवर्ड साइड में कुछ हद तक अगर आती है और 53,400 पर अगर मिलती है तो उसमें मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा। शॉर्ट ट्रेड मेरा इसमें भी तभी बनेगा जबकि 54,400 यहाँ से अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर आती है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। और अगर ऑल टाइम हाई अगर देखा जाए तो इसके नीचे अगर निकलती है तो ही उसमें मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। और अगर 53,400 के नीचे अगर निकलती है तो उसमें शॉर्ट ट्रेड बनेगा। और फिर उसका जो टारगेट रहेगा, जो मुझे लगता है कि 52,800 ये मेरा टारगेट रहेगा, जो कि करीबन ये लेवल रहेगी। लेकिन उसके लिए 53,400 को ब्रेक करना होगा, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि रिसेंट में ये ब्रेक हो सकता है। ये मेरे लेवल्स रहेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी के लिए आने वाले टाइम के लिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। धन्यवाद।